कौशल्या एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। कौशल्या की 5 बेटियां थी, मीना, गीता, कंचन, आरती और लक्ष्मी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कौशल्या के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद कौशल्या के ऊपर उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों की परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे कौशल्या अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। उनके सारे कपड़े फट गए हैं। कौशल्या ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वो सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर लेकर जाती है और उनसे पैसे लेकर अपनी 5 बेटियों के सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और फिर खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, ये लो, तुम 5 बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे कि मैं तुम 5 के लिए सूट सिल सकूं। कौशल्या की 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आप हम 5 बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप न होती तो पता नहीं हम 5 बहनों का क्या होता। पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम 5 बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। माँ, आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। माँ, आपको हम 5 बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए, उन पैसों से घर के राशन आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, मैं जितना कमाती हूँ वो सारे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सामान भी भर दूंगी। अब तुम 5 बहनें जल्दी से जाकर ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम 5 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कौशल्या के कहने पर मीना, गीता, कंचन, लक्ष्मी, आरती 5 बहनें तैयार होने के लिए चली जाती है। जिसके बाद पंडित जी सुरेश नाम के एक आदमी को कौशल्या के घर लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 5 बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा करती है। बहुत ही मेहनती औरत है और उसकी 5 बेटियां भी बहुत सुंदर संस्कारी है। एक बार आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने 5 बेटों के लिए उन्हें पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित सुरेश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर सुरेश कौशल्या से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर सुरेश कौशल्या से कहता है, अरे बहन जी, पंडित जी ने जैसा बताया था बिल्कुल आपकी 5 बेटियां वैसी ही सुंदर और संस्कारी है। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को एक शादी के जोड़े में विदा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश होती है और सुरेश के आगे हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और वो कहती है, भाई साहब, आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप हमारी 5 बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दिए। आप शादी की तैयारियां कीजिए। मैं जल्द से जल्द अपनी 5 बेटियों को आपके घर बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाए और मेरी 5 बेटियां खुशी खुशी रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है। लेकिन कौशल्या दिन रात सोचती रहती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती है और उन पैसों को लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। कौशल्या लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे पसंद करती है और वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इतना सुंदर लहंगा पहनकर मेरी 5 बेटियां तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये 5 लहंगे? कौशल्या के पूछने पर दुकानदार उससे कहता है, अरे बहन जी, जो लहंगा आपने पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये 5 लहंगे बहुत ही महंगा और दुकान के सबसे फेमस डिजाइन का लहंगा है। एक लहंगे की कीमत आपको 15,000 रूपए पड़ेगी, यानी कि 5 लहंगे आपको 75,000 रूपए के पड़ेंगे। इतने पैसों की बात सुनकर कौशल्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने महंगे लहंगे, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि इतने महंगे लहंगे को खरीद सको, इसलिए जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। पता नहीं चलते फिरते फकीर इतने बड़े शॉप पर कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान पर जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए कौशल्या रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों बाद मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या पहनेंगी मेरी बेटियाँ अपनी शादी में? कौशल्या रोते हुए सिलाई कर रही होती है कि तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है, इतने महंगे लहंगे तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत क्या है। मैं अपनी 5 बेटियों के लिए खुद लहंगे सिलूंगी। कौशल्या के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगे तैयार कर देती है, जिसे देखकर उनकी 5 बेटियां कहती है, अरे वाह माँ, आपने कितना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार किया है। माँ, आप इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाई हो? माँ, ये लहंगे तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, इन लहंगों को मैं कोई दुकान से नहीं खरीदी हूँ, बल्कि मैंने इन 5 लहंगों को खुद सिलकर तैयार किया है अपनी 5 प्यारी बेटियों के लिए। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर उनकी 5 बेटियां हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो, हमें तो ये पता ही नहीं था। अगर आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ माँ, आप अपने लहंगे की कीमत इतना रखना कि गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगे खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मुझे तुम 5 बहनों की शादी की तैयारी करनी है। ऐसा बोलकर कौशल्या अपनी बेटी की शादियों की तैयारी में लग जाती है। 2 दिनों बाद सुरेश अपने 5 बेटों के साथ धूमधाम से बारात लेकर कौशल्या के घर आता है। इधर कौशल्या अपनी 5 बेटियों को अपने हाथों से सिले हुए लहंगे पहनाकर मंडप में बिठा देती है। देखते ही देखते कौशल्या की 5 बेटियों की शादी सुरेश के 5 बेटों से हो जाती है। उसके बाद कौशल्या खुशी खुशी अपने 5 बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद कौशल्या सिलाई मशीन पर लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे तो अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं, इतना पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। कौशल्या खुशी खुशी लहंगे बेचकर अपने घर लौट आती है और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है और अब वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। बहुत समय पहले की बात है। बदलापुर नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं और उनसे अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में ललिता बेचारी घायल हो जाती है। फिर जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो उसने मनोरमा नाम की एक बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। और तब से ही वो 5 बहनें उस बूढ़ी मनोरमा के घर पर ही रहने लगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। 5 बहनें खाना खाने बैठती हैं, लेकिन आज खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने हमारी माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है बेटा, आज थोड़े में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों, कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे नानी माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करता है क्या कोई? हमारी माँ ने क्या हमें यही सिखाया था? आपने हमें रहने की जगह दी और हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। भला क्या आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या?
इस तरह नेहा बात को संभाल लेती है और फिर वो चारों बहनें वही सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। और यहाँ नेहा हमेशा मनोरमा के साथ काम में हाथ बटाया करती थी और बाकी की चारों बहनें बस हमेशा खेलती ही रहती थी। उन चारों को तो खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन कविता बूढ़ी मनोरमा से कहती है, नानी माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए जन्मदिन पर अच्छा सा लहंगा दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर लहंगा दिलवाया करती थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए लहंगे और केक भी लेकर आऊंगी। ठीक है बिटिया? फिर अगले दिन बूढ़ी मनोरमा जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके उधार में लिए सारे पैसे इलाज में ही लग जाते हैं। फिर जब मनोरमा घर पर आती है तो नेहा हैरान होकर पूछती है, अरे नानी माँ, ये क्या, आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? कुछ नहीं, ये सब बस एक ड्रामा है। कविता, जुबान संभाल कर बात करो, ये सब क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। कविता बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं उधार के पैसे लेकर आ ही रही थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर देना, मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। नानी माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सब की है। हम पांचों को पालने के लिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, इसलिए अब से हम सब काम करेंगे और आप आराम करेंगी। फिर नेहा अगले दिन से अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने के लिए ले जाती है और इस तरह वो पांचों बहनें रोजाना जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन नेहा को एक हिरन मिलता है जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अरे बेचारे को कितनी ज्यादा चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं इसे घर ले जाती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर नेहा उसे अपने घर ले आती है। दीदी, इस हिरन के मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर ले आई है यहाँ पर? ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इसके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप बना कर ले आओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे घर के अंदर जाओ। उसके बाद नेहा की चारों बहनें चुपचाप अंदर चली जाती हैं और हिरन की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। यहाँ नेहा जल्दी से हल्दी का लेप बनाती है और वो लेप हिरन के पास ले आती है। फिर वो उस हिरन को लेप लगाती है। ऐसे ही रोजाना वो उस हिरन की सेवा करने लगती है। पर सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वो हिरन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा उदास मन से हिरन से कहती है, प्यारे हिरन, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेहा के इतना कहते ही अचानक से वो हिरन बोलने लगता है। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरा ख्याल रखा। मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली जादुई हिरन हूँ। मैं एक काली शक्ति के चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती हैं जब तुम पांचों बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो?
हिरन की ये बात सुनकर चारों बहनें हैरान हो जाती हैं और गुस्से से लाल होकर उस हिरन से कहती हैं, बड़ा आया खून लेने वाला, तो जैसे बदबूदार हिरन को हम अपना खून देंगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। चल हट यहाँ से। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून दे देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मदद करना चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरन, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। नेहा के इतना कहते ही वो हिरन एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है और वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। तभी वो परी उनसे कहती है, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम पांचों को जादुई लहंगा देती हूँ। तुम जादुई लहंगों से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई लहंगे से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पांचों बहनों को सुंदर सुंदर लहंगे पहना देती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे और इससे सबकी मदद करेंगे। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए। उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई लहंगे मिले, फिर नेहा परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन नेहा की चारों बहनें इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? जादुई लहंगे पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है। फिर वो मनोरमा माँ और अपनी बहन नेहा तक को छोड़कर अकेले ही शहर चली जाती हैं और जादुई लहंगे से एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाकर वहीं पर रहने लगती हैं। वहाँ पर वो दिन रात क्लब में जाकर नाचती और मस्ती करती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी भिखारन मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। ये देखकर चारों बहनें गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। ओ हेलो, क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दे? हट जा हमारे रास्ते से, हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनों के लहंगे गायब हो जाते हैं और फिर से वो पहले वाले हालात में आ जाती है। ये देखकर चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और उधर नेहा मनोरमा माँ के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती हैं और भीख मांगने लगती हैं, क्योंकि अब वो नेहा के सामने किस मुँह से जाती। इसलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें हमेशा अच्छे स्वभाव के साथ में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।